दफ्तर के सारे कर्मचारी मेज के गिर्द इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे और इधर उधर के किस्से सुना रहे थे। रोज का ही नियम था। दिन का ये आधा घंटा ही सबको अपने लिए मिल पाता था। अपना खाना एक दूसरे के साथ बांटकर ही खाते थे। अगर आपको इस दफ्तर के किसी भी कर्मचारी से मिलना हो तो ये सबसे उपयुक्त समय था। पूरे स्टाफ को आप यहाँ पाएंगे, सिवाय गरजपाल के। गरजपाल जी इस समय अपनी सीट पर बैठकर चिट्ठियां लिख रहे होते हैं। सारी मेज पर तरह तरह के रंग बिरंगे छोटे बड़े लिफाफे फैले रहते हैं। लंच शुरू होने के बाद कुछ देर वे चौकन्नी निगाहों से इधर उधर देखते हैं, और जब उन्हें इत्मीनान हो जाता है कि सबने खाना शुरू कर दिया तो उनका पत्र लेखन शुरू हो जाता है। जब तक हम लोग खाना खाकर वापस अपनी जगहों पर आते हैं, गरजपाल जी अपनी चिट्ठियों को एक थैले में रखकर नजदीकी डाकघर जा चुके होते हैं। शुरू में तो मैंने उन्हें हमारे सामूहिक लंच में लाने की असफल कोशिश की थी, लेकिन जल्दी ही मुझे समझ में आ गया कि गरजपाल जी एकांत के ये 30 मिनट अपनी खतो किताबत में ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। वे निपट अकेले थे अधेड़, मगर शादी नहीं हुई थी। न बीवी न बच्चा, माँ बाप भी भगवान को प्यारे हो चुके थे। आगे नाथ न पीछे पगहा। पिछले साल ही दिल्ली से तबादला होकर यहाँ आए थे। प्रकृति से एकाकी व्यक्तित्व था। दफ्तर में किसी से भी आना जाना न था। बस मतलब की बात करते थे, और मुझ जैसे जूनियर से तो वो भी नहीं करते थे। पूरे दफ्तर में उनके पत्र व्यवहार की चर्चा होती थी। लोग घुमा फिरा कर पूछते रहते थे। एक आध लोग लुक छिपकर पढ़ने की कोशिश भी करते थे, मगर सफल न हुए। ऐसी अफवाह थी कि बड़े बाबू एहसान अली ने तो चपरासी शीशपाल को बाकायदा पैसे देकर निगरानी के काम पर लगा रखा है, मगर गरजपाल जी आसानी से काबू में आने वाले नहीं थे। लोग अपना हर व्यक्तिगत काम दफ्तर के चपरासियों से कराते थे, मगर मजाल है जो गरजपाल जी ने कभी अपनी एक चिट्ठी भी डाक में डालने का काम किसी चपरासी को सौंपा हो। शीशपाल ने बहुत बार अपना लंच जल्दी से पूरा करके उनका हाथ बटाने की कोशिश की, मगर गरजपाल जी की चिट्ठी कभी उसके हाथ न आई। उसकी सबसे बड़ी सफलता ये पता लगाने में थी कि ये चिट्ठियां दिल्ली जाती हैं। सबने अपने अपने अनुमान लगाए। किसी को लगता था कि उनके परिवार के कुछ रिश्तेदार शायद अभी भी काल से बचे रह गए होंगे, मगर ये कयास जल्दी ही खारिज हो गया, क्योंकि किसी बूढ़े ताऊ या काकी के लिए रंग बिरंगे लिफाफों की कोई जरूरत नहीं थी। काफी सोच विचार के बाद बात यहाँ आकर ठहरी कि दिल्ली में जरूर उनका कोई चक्कर होगा। कहानियां इससे आगे भी बढ़ी। कुछ कल्पनाशील लोगों ने उनकी इस अनदेखी महिला मित्र के लिए एक नाम भी गढ़ लिया, वासंती। वासंती के नाम की चिट्ठी जाती तो रोज थी, मगर किसी ने कभी वासंती की कोई चिट्ठी आते न देखी। शीशपाल आने वाली डाक का मुआयना बड़ी मुस्तैदी से करता था। जिस दिन वो छुट्टी पर होता, एहसान अली वासंती की चिट्ठी ढूंढने की जिम्मेदारी खुद ले लेते। कहने की जरूरत नहीं कि उनका काम कभी बना नहीं। वासंती की चिट्ठी किसी को कभी नहीं मिली। हाँ, कभी कभार गरजपाल जी के पुराने दफ्तर के किसी सहकर्मी का पोस्ट कार्ड जरूर आ जाता था। समय बीतता गया। एहसान अली और शीशपाल का जोश भी काफी हद तक ठंडा पड़ गया। हाँ, गरजपाल जी बिल्कुल नहीं बदले। ना तो उन्होंने किसी सहकर्मी से दोस्ती की, और ना ही चिट्ठी लिखने का राज किसी से बांटा। ज्यादातर लोग गरजपाल के बिना ही खाना खाने के आदी हो गए। इसी बीच सुनने में आया कि गरजपाल का तबादला उनके गांव के नजदीक के एक दफ्तर में हो गया है। किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पड़ता भी कैसे? गरजपाल की कभी किसी से नजदीकी ही नहीं रही। पता ही न चला कब उनके जाने का दिन भी आ गया। दफ्तर में सभी जाने वालों के लिए एक अनौपचारिक सा विदाई समारोह करने का रिवाज था। सो तैयारियां शुरू हुई। उपहार लाए गए, भाषण भी लिखे गए। नत्थूलाल जी और उनके साथी तो कभी भी साथ बैठकर खाना न खाने की वजह से गरजपाल को विदाई पार्टी देने के पक्ष में नहीं थे, मगर प्रबंधक महोदय जी अड़ गए कि अगर पार्टी नहीं होगी और उपहार नहीं आएंगे तो मन्ने के मिलेगा। आखिरकार प्रबंधक महोदय की ही बात चली। विदाई समारोह भी हुआ, और उसमें गरजपाल किसी शर्माती दुल्हन की तरह शरीक भी हुए। काफी भाषण और झूठी तारीफें झेलनी पड़ी। जहां कुछ लोगों ने उनकी शान में कसीदे पढ़े, वहीं कुछ एक ने दबी जुबान से उनके खाना न खाने की आदत पर शिकवा भी किया। ज्यादातर लोगों ने दबी ढकी आवाज में गरजपाल की चिट्ठी का जिक्र भी कर ही डाला। इधर किसी की जुबान पर चिट्ठी का नाम आता और उधर गरजपाल जी का चेहरा सुर्ख हो जाता। एहसान अली ने लिखे जो खत तुझे गाना गाया, और सखाराम ने खतो किताबत पर मुंबईया अंदाज में एक टूटा फूटा शेर पढ़ा। मगर समारोह की शोभा गयाराम जी बने, जिन्होंने एक पंजाबी गीत गाया जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह होता।
मीठे प्रिय परदेस चले, दूजा मीत बनाना नहीं। याद हमारी जब भी आए, खत लिखते शर्माना नहीं। चिट्ठी लिखें डाक में डालें, गैर के हाथ थमाना नहीं। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मरें तो दिल से भुलाना नहीं। तुर्रा ये कि हर भाषण, शेर, गजल या गीत में गरजपाल की चिट्ठी जरूर छिपी बैठी थी, मानो ये गरजपाल की विदाई न होकर उनकी चिट्ठियों का मरसिया पढ़ा जा रहा हो। सबके बाद में गरजपाल जी ने भी दो शब्द कहे। आश्चर्य हुआ जब उन्होंने हमें अपना बहुत अच्छा मित्र बताया और आशा प्रकट की कि उनकी मैत्री हम सब से यूं ही बनी रहेगी। अंत में प्रबंधक महोदय ने उन्हें सारे कर्मचारियों की ओर से अपना कमीशन काटकर एक बेशकीमती पेन, खूबसूरत पत्र पैड और बहुत से रंग बिरंगे लिफाफे उपहार में दिए। यूं समझिए कि पूरा डाकखाना ही दे दिया, सिवाय एक डाकिए और डाक टिकटों के। अगले दिन के लंच में कोई मजा न था। शिशपाल तो दफ्तर आया ही नहीं। एहसान अली को बड़ा अफसोस था कि गरजपाल की जासूसी में कुछ बड़ी कमी रह गई, वरना इतने दिनों में तो वासंती की असलियत खुल ही जाती। 2-4 दिनों में सब कुछ सामान्य होने लगा। गरजपाल तो हमारे दिमाग से लगभग उतर ही चुके थे कि दफ्तर की डाक में कई रंग बिरंगे लिफाफे दिखाई पड़े। एहसान अली की आंखें मारे खुशी के उल्लू की तरह गोल हो गईं। वे चिट्ठियां उठा पाते इससे पहले ही शीशपाल ने उन्हें लपक लिया। हमें लगा कि अब तो गरजपाल की चिट्ठी का भेद खुला ही समझो, मगर ऐसा हुआ नहीं। लिफाफों पर लिखी इबारत को पढ़ा तो पता लगा कि दफ्तर के हर आदमी के नाम से एक एक चिट्ठी थी। भेजने वाले कोई और नहीं, गरजपाल जी ही थे। उन्होंने हमारी दोस्ती का धन्यवाद भेजा था और लिखा था कि नई जगह बहुत बोर है और वे हम सब के साथ को बहुत मिस करते हैं। वो दिन और आज का दिन, हर रोज गरजपाल जी की एक न एक चिट्ठी किसी न किसी कर्मचारी के नाम एक रंगीन लिफाफे में आई हुई होती है। शायद लंच का आधा घंटा वो खाना खाने के बजाय हमारे लिए पत्र लेखन में बिताते हैं। कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।